नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। सिंचाई के माध्यमों की चर्चा हुई, उसमें नहर के बारे में हमने बात की थी। कौन कौन सी नहरें जो डेवलप हो चुकी हैं और कौन कौन सी नहरें हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। नहर सिंचाई की सबसे खास बात यह है कि इसका क्षेत्र तो बहुत व्यापक होता है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र को ये कवर कर सकते हैं, लेकिन इसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये किसी व्यक्तिगत एक सिंगल पर्सन के बस की बात नहीं होती है। ये गवर्नमेंट के द्वारा सामान्यतः विकसित की जाती है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां इसको विकसित कर सकती हैं, लेकिन कोई कंपनी क्यों करेगी? तो इसको सरकार के द्वारा विकसित किया जाता है, प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। हमारे यहाँ पूरा एक डिपार्टमेंट ही है नहर का, नहर सिंचाई के लिए। जैसे सरयू नहर का एक अलग डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही अन्य प्रदेशों में भी डिपार्टमेंट होते हैं। और यहाँ पर भी कई अलग अलग नहर हैं, कई अभी परियोजनाएं जो हैं वो चल रही हैं, निर्माणाधीन है। इस पर हमने चर्चा कर दी। नेक्स्ट जो हमको देखना है वह है लघु सिंचाई संसाधन। लघु सिंचाई संसाधन क्या होते हैं और इनको लघु क्यों कहा जाता है? जैसा इनका नाम है, मैंने आपसे कहा था कि लघु सिंचाई संसाधन, कल भी हमने चर्चा की थी कि छोटे स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई संसाधनों का विकास किया गया, और वो प्राइवेट हैं और सरकारी, दोनों तरीके की हो सकते हैं। और विशेष तौर पर ये लघु सिंचाई जो संसाधन है, ये सतही जल का इस्तेमाल करते हैं। सतही जल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपकी नहर सिंचाई है, नहर सिंचाई के अंतर्गत भी सतही जल का ही इस्तेमाल किया जाता है, नीचे से जल नहीं निकाला जाता है। तो सतही जल, और साथ में दूसरा है इसमें भूजल। लघु सिंचाई परियोजनाओं में भूजल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नहर सिंचाई में भूजल का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन लघु सिंचाई संसाधन सतही भी होते हैं और भूजल, यानी कि कुछ छोटी छोटी नहरों का विकास, नालियों का विकास भी किया जा सकता है। ऐसी भी परियोजनाएं लघु सिंचाई संसाधनों के अंतर्गत आती हैं। और भूजल का भी विकास, भूजल का दोहन करके सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जितने भी सिंचाई के संसाधन हैं, तो उसमें आप ये मान के चल सकते हैं 80%, है ना, 80%, 80% संसाधन इसी के अंतर्गत आते हैं। लगभग 80% से अधिक सिंचाई लघु संसाधनों से ही की जाती है। एक सबसे बड़ा फैक्ट आपके पास ये हो। मैंने आपसे कहा कि ये अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी लोग इसको प्राइवेट तौर पर भी डेवलप करते हैं और पब्लिकली भी इसको डेवलप किया जाता है। तो दोनों तरीके के ये हो सकते हैं। लघु सिंचाई संसाधन का टोटल अगर हिस्सा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 80% से अधिक सिंचाई लघु संसाधनों से की जाती है। और इसमें जो लघु संसाधन है, लघु संसाधनों का लगभग 70% हिस्सा निजी क्षेत्र में आता है, यानी कि टोटल जितना है उसका 70% निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत किया क्या जाता है? मैंने आपसे कहा ना कि सतही जल और भूजल दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर जो वेल होते हैं, कुएं होते हैं, उनका विकास करके, नलकूपों का विकास करके, छोटी नहरों का विकास करके, चेक डैम का विकास करके, छोटे छोटे डैम बना दिए जाए। जब जरूरत पड़े तो उसमें पानी छोड़ा जाए, न जरूरत पड़े तो उसको बंद कर दिया जाए। इस तरीके से छोटे स्तर पे सिंचाई के संसाधनों का विकास कर दिया जाता है। लघु सिंचाई अलग से एक विभाग है, यूपी में एक डिपार्टमेंट है, अलग से डिपार्टमेंट है। और ये डिपार्टमेंट जो है लघु सिंचाई संसाधनों के विकास में योगदान देता है। राज्य के लघु सिंचाई के द्वारा किसानों का कैसे भला किया जाए, आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, तो ये डिपार्टमेंट क्या करेगा? उनको तकनीकी मदद करेगा, है ना, उनको कुछ ऐड भी दे देगा, सब्सिडी भी दे देगा, सब्सिडी देके संसाधनों का विकास करा देगा। उद्देश्य ये होगा कि किसानों की जिंदगी खुशहाल हो जाए, है ना। ऐड देगा यानी कि ये वित्तीय सहायता इसमें की जाती है और तकनीकी सहायता की जाती है, जिससे कि अच्छे तरीके से कम संसाधन में ज़्यादा लाभ उठाया जा सके। तकनीक का मतलब यही होता है, कम संसाधन में ज़्यादा लाभ उठाना, तकनीकी सहायता भी इसमें। लघु सिंचाई संसाधनों का अगर उद्देश्य देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य ये होता है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। और कृषि उत्पादन में वृद्धि तब होगी जब सिंचाई संसाधन अच्छे से होंगे,
अगर फसल में सिंचाई नहीं हो पाएगी तो किसी भी तरीके से आप कितना भी खाद डाल दें, पानी अगर उसको नहीं मिलेगा तो कैसे फसल होगी। तो सिंचाई तो बहुत ज़रूरी होती है। केले के बारे में कहा जाता है 3 सिंचाई 13 कोड़ तब देखो गन्ने की पोल। कहने का मतलब यह है कि जल बहुत जरूरी है, जैसे हमारे जीवन के लिए ऐसे फसलों के लिए भी जरूरी है। तो अगर आपको किसानों की आय बढ़ानी है तो सिंचाई सुविधाओं का विकास करना ही पड़ेगा, ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादित करना है, आर्थिक विकास करना है, तो उन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंचाई सुविधाओं का विकास करना पड़ेगा। सिंचाई विभाग जो है वो कृषकों को निजी लघु सिंचाई संसाधनों के विकास में अनुदान भी करता है, मैंने अभी आपको बताया, और तकनीकी मदद भी करता है और एक गाइडेंस भी देता है, एक राह भी दिखाता है कि किस तरीके से इसको करना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत अनुदान उत्प्रेरक का कार्य करता है और लघु सिंचाई साधनों के निर्माण के लिए स्वयं का निवेश करने हेतु कृषकों को प्रेरित करता है। गवर्नमेंट का काम केवल पैसा खर्च करने तक ही सीमित नहीं होता है। कई बार गवर्नमेंट ऐसी योजनाएं चलाती है जिसमें लोगों को प्रेरणा दी जाती है कि आप इन चीज़ों को अपना के अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी खेती को अच्छा कर सकते हैं, खाद्यान्न उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं, बहुफसली खेती कर सकते हैं, क्योंकि सिंचाई संसाधनों का विकास हो जाएगा। तो ये काम भी ये विभाग करता है। हमारे यहाँ क्योंकि भूजल संकट बहुत गहराता जा रहा है और भूजल संकट गहराता जा रहा है तो गवर्नमेंट ये भी कोशिश करती है कि सारे लोग अगर ट्यूबवेल से ही सिंचाई करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि भूजल स्तर जो है वो बहुत नीचे चला जाएगा। पता चला कि जहाँ पर छोटी नहरों का विकास किया जा सकता है तो छोटी नहरें कैसे डेवलप की जाए ये तकनीक बता दी गई, थोड़ी सी उसमें सब्सिडी भी दी गई, वित्तीय सहायता भी दी गई। तो पता चला एक समूह में लोगों ने उसका विकास करा दिया, जितना उसमें सहयोग राशि भी वो दे दिया, या मंथली उसमें कुछ रख दिया गया कि आपको सालाना मंथली कुछ इतने रुपये जमा करने हैं, धीरे धीरे उसके पैसे निकल गए, पहले गवर्नमेंट ने लगाया था। तो ये विभाग जो हमारे यहाँ का लघु कृषि सिंचाई विभाग है ये काम भी करता है और ये जो योजनाएं बनाता है उसके उद्देश्य में 125 शब्दों में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में या प्रदेश में लघु कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है लघु सिंचाई संसाधनों से क्या तात्पर्य है, लघु कृषि सिंचाई योजना के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो ये प्रश्न आप तैयार कीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं जो चलती हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जब आप लिखें तो इन योजनाओं के बारे में भी इसमें मेंशन कर दीजिए, ये थोड़ा सा लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। लघु सिंचाई संसाधन की जो योजनाएं हैं, जैसे गवर्नमेंट जहाँ पर भूजल स्तर ठीक है वहाँ पे कहते हैं, गवर्नमेंट का कहना होता है कि आप बोरिंग करें और बोरिंग करा के अपनी खेती किसानी को सही करें। तो बोरिंग किसान के पास पैसा नहीं है, कहाँ से कराए? 1985 की बात है, 1985 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क बोरिंग योजना शुरू की और इसके अंतर्गत जो छोटे और सीमांत किसान हैं, तो छोटे व सीमांत किसानों को पैसा दे दिया जाता था कि वो बोरिंग कराएं, या फिर बात इसमें ये भी एक था, एक तो पैसा देने की बात हो गई कि उनको डायरेक्ट पैसा दे दिया जाए, तो पाया गया कि उसमें पैसा दिया जाएगा तो अलग खर्च कर लेंगे, तो गवर्नमेंट ने ये उपाय निकाला कि उनकी डायरेक्ट बोरिंग करा दी जाए। अगर डायरेक्ट बोरिंग होगी तो बोरिंग से वो क्या करेंगे, अपनी जो सिंचाई की सुविधा है उसका विकास उनका हो जाएगा, तो अपनी खेती को संभाल सकेंगे। लेकिन अगर उनको पैसा दे दिया जाएगा तो पैसा देने के बाद हो सकता है उसको बोरिंग न कराए, किसी दूसरे मर्द में कोई दारू पी रहा है, कोई लड़की की शादी में लगा दे रहा है, कोई साइकिल खरीद ले रहा है, तो कोई बाइक खरीद ले रहा है। बहुत बड़ा अमाउंट इसमें नहीं लगता है, लेकिन तब भी एक सामान्य सी बोरिंग कराने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए बहुत मददगार हो जाएगी। अभी वर्तमान समय में ये योजना बंद सी हो रही है, ठीक है, लेकिन ये एक लघु सिंचाई संसाधन योजनाओं में और खास करके ये समाज कल्याण विभाग में एक अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम एक विभाग उसी में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, तो उसके अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। दूसरा है गहरे नलकूप के लिए योजना। ये योजना बहुत पुरानी नहीं है, 2012-13 में इसको शुरू किया गया था। ऐसी जगह है जहां पर कठोर सतह है, जहां पर चट्टानी इलाका है, तो वहां पर बहुत कम गहराई में आपको जल नहीं मिलेगा। तराई बेल्ट में तो आप 25-30 फीट जैसे जाएंगे, तराई बेल्ट में जल मिल जाएगा। जहाँ पे कठोर क्षेत्र है, जहाँ पर चट्टानी वैसी पर्वतीय सतह है, तो वहाँ पर गहराई में जाके तब जल की प्राप्ति होती है। गहराई में जाने पर जल मिलेगा, यानी कि बड़ी बोरिंग करानी पड़ेगी, गहरे नलकूप लगाने पड़ेंगे, है ना। एक योजना 2004-05 में भी शुरू हुई थी। 2004-05 में ये मध्यम गहराई की योजना थी, मध्यम गहराई के नलकूप
इसमें लगाए जाते हैं, मध्यम गहराई के नलकूप इसमें लगाए जाते हैं और इसके तहत बहुत गहराई वाले जो क्षेत्र थे वो छूट जाते हैं। यहाँ पर जो गहराई का मतलब है 31 से 60 मीटर की बात की गई और जो अत्यधिक गहराई वाले होते हैं वो 60 मीटर से भी ज़्यादा, 1 मीटर में मोटे मोटे तौर पे आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग इतने गहराई में जाना पड़ता है। ये 200-300 फीट 200 फीट से ऊपर की बोरिंग आपको करना पड़ेगा जो गहराई वाले होंगे, तो इसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो गवर्नमेंट इसके लिए भी योजना चलाती है, नलकूपों का निर्माण करती है। अब ये जब नलकूपों के निर्माण किए जाएंगे तो इसको पता चला कि सेंटर में बना दिया। अब सेंटर में बनाने के बाद में चारों तरफ इसकी नालियाँ बना दी गई, ठीक है। कहीं कहीं पर ये ओपन नालियाँ हैं, ज़्यादातर अब क्या किया गया है, नीचे पाइप डाल दिया गया है, जमीन के नीचे पाइप डाल दिया गया है या कवर्ड नालियाँ बना दी गई हैं। अब यहाँ पे एक ये नलकूप लगा दिया गया, ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, और ये जो वेल है ये जब चल रहा है तो इनसे सबकी सिंचाई हो रही है। कभी इधर वाले लोगों को सिंचाई करना है तो इधर को ओपन कर दिएगा, इधर का क्लोज, इधर वाले को करना है तो इधर, तो बारी बारी से लोग सिंचाई कर लेते हैं। इसका एक किराया बहुत सस्ता सा रख दिया जाता है, बहुत कम होता है, सालाना ये जमा किया जाता है वार्षिक आधार पे, तो किसान के ऊपर कोई भार नहीं पड़ता है, उसको सिंचाई सुविधा मिल जाती है। अगली एक योजना है राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना। ये योजना ऐसे क्षेत्रों में नलकूप निर्माण के लिए है जहाँ पर 300 मीटर के दायरे में कोई भी गहरा नलकूप मौजूद नहीं है। 300 मीटर के आसपास अगर कोई पहले से नलकूप नहीं है, गहरा नलकूप नहीं है, मध्यम नलकूप नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अनुदान देती है और अनुदान देके एक कृषक समूह देख लिया जाता है कि कौन कौन से लोग उससे लाभान्वित होंगे और उसमें बोरिंग कर दी जाती है, वहाँ पे एक मोटर लगा दिया जाता है। ज़्यादातर ये जो परियोजनाएं हैं ये विद्युत पर आधारित परियोजनाएं हैं और आसपास के जो खेत हैं उनको सिंचाई प्रदान करती है। एक योजना है सतह पर पंप सेट। कौन सी योजना है, सतह पर पंप सेट योजना। अब सतह पर पंप सेट योजना क्या है, ऐसे क्षेत्र जहां पर सतही जल जो है वो बहुत गहराई में नहीं, सतही जल रिसके गया है और पास में ही है या कहीं इकट्ठा हो गया है। सतही जल कई जगह पे बहुत ऊपर, जैसे सतही जल रहता है बारिश के मौसम में और उसके बाद में वो क्या होता है, छत के नीचे चला जाता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आप ये समझ सकते हैं कि वाटर लेवल ठीक है, खास करके तराई में, तो छोटे छोटे पंप सेट से भी वहां पर इंजन लगा के ऐसे और जल निकाला जा सकता है। तो सतह पर पंप सेट योजना खास करके यमुना पार के जिलों में, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, व्यक्तिगत तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयागराज में इधर तराई बेल्ट जो पूरी है वहाँ पर, यहाँ पर वाटर लेवल ठीक ठाक रहता है, बहुत गहराई में नहीं है, वाटर लेवल ठीक है, तो यहाँ पर पंपिंग सेट लगा दिया जाता है और पंपिंग सेट के माध्यम से अपना बहुत गहराई पे चल रही, तो छोटे छोटे इंजन हैं वो डीजल से चलते हैं और 500 ग्राम से लेके 1 लीटर 1.25 लीटर जैसे उनकी पावर होगी उतना डीजल वो घंटे में खाते हैं और इससे लोग सिंचाई कर सकते हैं। यानी कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट है वो बहुत कम होता है, बहुत पैसा नहीं लगेगा, 30-40 हज़ार रुपये का वो पंपिंग सेट आ जाएगा और कोई भी किसान उसको वहन कर सकता है और अपना व्यक्तिगत होता है, जब चाहे जैसे चाहे एक इंजन से कई जगह पे लगा के सिंचाई पंपिंग सेट से की जा सकती है। तो पता चला कि किसी के पास 2-3 अलग अलग जगहों पे खेत हैं तो वहाँ पर बोरिंग करा लिया है, तो वहाँ पर तो गवर्नमेंट इसमें भी सब्सिडी देती है। एक ऐसी योजना है ब्लास्ट प्रूफ निर्माण योजना, ये खास करके प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, इधर आप जाएंगे झांसी, ललितपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, महोबा, प्रयागराज, चंदौली, ये जो पूरा एरिया है उसमें आप मिर्जापुर को भी शामिल कर लीजिए और सोनभद्र को शामिल कर लीजिए। ये सब जो पूरे इलाके हैं यहाँ पर ब्लास्ट प्रूफ योजना, ब्लास्ट तकनीक का प्रयोग किया जाता है और सामूहिक और निजी दोनों तरीके के नलकूपों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। 100% गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट इसको डेवलप करती है। इसमें निजी स्तर पर भी कई बार आप ब्लास्ट प्रूफ बनाते हुए देखेंगे, तो निजी ब्लास्ट प्रूफ 100% जो निर्मित किए जाते हैं, हो सकता है कि वो आपकी निजी जमीन में हो रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट उसमें 100% तक सब्सिडी दे देती है। कहने का मतलब 100% जो खर्चा हुआ है वो सरकारी धन का खर्च हुआ है, अब उससे सिंचाई इतना होती है। भूजल रिचार्ज हेतु चेक डैम निर्माण योजना, भूजल का स्तर धीरे धीरे नीचे होता चला जा रहा है, खास करके जहाँ पर पहले से कम था वहाँ पर तो बड़ी समस्या है। छोटी छोटी जो घाटियाँ हैं,
छोटी छोटी जो आपको पठारी भागों में धाराएं कुछ मिल जाती हैं। घाटियों में आपको पता चलेगा, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है तो खास करके यहाँ पर जो धाराएं मिलती हैं, अब ये धाराएं बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा जल नहीं है, ये बेसिकली छोटी धाराएं, कुछ भी तरीकाएँ होती हैं जिसमें वर्षा के समय चलाता है। अब उसमें क्या किया गया, इस जल को इकट्ठा कर लिया गया, एक चेक डैम बनाया गया। तो चेक डैम में क्या किया गया, जितना जल बारिश के समय हुआ उसको एकत्र कर लिया गया, वर्षा का जल एकत्र हो गया और जब जरूरत पड़ी उसकी सिंचाई के लिए तो इसको छोड़ा गया। तो इससे जो भूजल का स्तर है, भूजल का स्तर इसमें डाउन नहीं होता है। भूजल के स्तर के तौर पर देखें तो ये काफी ठीक रहता है। एक योजना है जिसमें सामूहिक मिनी ग्रीन नलकूप का भी निर्माण किया जाता है। इस योजना को तो आपने समझ लिया ना कि इसमें जब चेक डैम का निर्माण कर दिया जाता है तो यहाँ पर जो वर्षा जल है वो संग्रहित रहता है, जब जल की जरूरत पड़ती है सिंचाई कर ली जाती है। तो इससे दो चीजें होती हैं, एक तो वर्षा जल का सदुपयोग हो जाता है और ऑप्टिमम यूज हो जाता है, ये भी आप कह सकते हैं, एक अधिकतम उपयोग इसका हो जाता है। और दूसरी चीज इसमें ये होती है कि जो भूजल स्तर है, भूजल स्तर मेंटेन रहता है, भूजल का नाजायज दोहन नहीं होता है। भाई अगर ये काम इससे ना होता तो भूजल निकाला जाता, लेकिन ये नहीं होता है। एक सामूहिक मिनी ग्रीन नलकूप निर्माण ये योजना है, ठीक है, सामूहिक मिनी ग्रीन नलकूप निर्माण योजना। इसके अंतर्गत अभी क्या किया गया है, जो ग्रीन शब्द लगा है, ये ग्रीन शब्द आप ध्यान रखिए, ये लगाया गया है सौर के कारण। यहाँ पर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और सौर ऊर्जा चालित, अब अगर अश्वशक्ति में बात करें तो 5 हार्स पावर के, 5 हार्स पावर के यहाँ पे नलकूपों का निर्माण किया जाता है और इसमें काफी मात्रा में जल निकलता है और सामूहिक तौर पर इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं किसी का व्यक्तिगत ये नहीं हो सकता। पावर प्लांट आप अपना भी छोटा सा लगा सकते हैं, छोटे छोटे 3-4 पैनल लगा के, 4 पैनल 300 वाट के होते हैं। ये योजना आपने देखा होगा, जो लोग गाँव से संबंध होंगे या जिनके पास फॉर्म वगैरह होंगे तो फार्म में लोग लगाते हैं इसको। जैसे आप यहाँ पर प्लांट लगा हुआ देखे होंगे शहरों में, हॉस्पिटल्स पे, सरकारी बिल्डिंग्स पे, तो ऐसे ही खेतों में लोग लगाते हैं। और सौर पंप होते हैं, सौर पंप से आप पानी निकाल के सिंचाई कर सकते हैं। ग्रीन इसलिए क्योंकि किसी भी तरीके का कोई प्रदूषण इसमें नहीं होता है, खर्चीला भी कम होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया तो बार बार इसमें कुछ नहीं लगाना है। और सरकार भी इसको सब्सिडी बहुत भारी मात्रा में देती है। अगर 2.5 लाख 3 लाख का कोई प्रोजेक्ट है, पता चला 2,90,000 का, तो आपको केवल 1 लाख रुपए के आसपास पेमेंट करके 2/3 तक सब्सिडी इसमें गवर्नमेंट दे देती है। ये किसी तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। अब इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अभी सारे जिलों में तो नहीं किया गया है, लेकिन नियर अबाउट 18 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इसका लगभग कुछ ब्लॉक है, 69 के करीब ब्लॉक, जिनको इसके अंतर्गत चयनित किया गया है और उसमें सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे पूरे जिलों को कवर किया जाता है। खास करके जहाँ पर भी टारगेट किया जा रहा है, जब आप आंसर लिखिएगा तो छोटे और सीमांत ये जो कृषक हैं इनको आपको टारगेट करके रखना है। छोटे और सीमांत कृषकों के लिए ही जो गवर्नमेंट होती है ये सबसे ज़्यादा कोशिश करती है, प्रयास करती है, क्योंकि जो किसान पहले से पता चला समृद्ध हैं, जो किसान किसी भी तरीके से अपना संसाधन विकसित कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट की सब्सिडी की जरूरत नहीं है। लेकिन पता चला कि छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके पास संसाधनों की कमी है, तो गवर्नमेंट उनके लिए प्रयास करती है। तो जब भी आप आंसर लिखिए तो ये कोशिश करिए कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए जिन योजनाओं की चर्चा यहाँ पे हमने की है, सेंटर में उनको रखिए, इसको करिएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लघु कृषि योजनाओं से क्या तात्पर्य है, इनके उद्देश्य, और कुछ एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि उद्देश्य बताइए। दूसरा एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि लघु सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं, प्रदेश में लघु सिंचाई संसाधन की योजनाओं के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत करिए या लघु सिंचाई संसाधन योजनाओं के बारे में बताइए। तो इन योजनाओं को जो यहाँ पर हमने अभी चर्चा की है आप लिख देंगे और आप मान के चलिए कि अगर आपने इसको सही से लिख दिया तो इसमें आपको मैथमेटिकल नंबर मिलेंगे। थोड़ा बहुत सन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इन सारी योजनाओं को मेंशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसी डायरेक्टली योजनाएं तो चलती हैं, कई बार अनुदान भी दिए जाते हैं। और अनुदान के अंतर्गत क्या होता है, जैसे
सामान्य जाति के जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम 5,000 रुपये 7,000 रुपये आप बोरिंग कराइए, उसमें हम दे देंगे। ऐसी अनुदान की भी योजनाएं होती हैं। तो सामान्य जाति के लघु और सीमांत किसानों के लिए अनुदान होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। कई बार पंप सेट दे दिए जाते हैं, कई बार पैसे दे दिए जाते हैं, कई तरीके होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लिखिएगा। लेटेस्ट में कौन सी योजनाएं चल रही हैं उनको आप पेपर में पढ़ते रहते हैं, उनको भी आप कीजिएगा। लेकिन जो अनुदान होगा तो 2-3 इसमें पॉइंट मैं आपको बताऊं कि सामान्य जाति जो है, सामान्य जाति में कभी भी सबको नहीं मिलेगा। सामान्य जाति में किसको मिलेगा? जो सीमांत और छोटे किसान हैं उनको मिलेगा। अनुसूचित जाति के लिए जो योजना होगी इसमें सबको कवर किया जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति और साथ में एक आप यहाँ पर और लिख दीजिए, SC के साथ में ST लिख दीजिए। तो इनमें जब कवर किया जाएगा तो सारे लोगों को बोरिंग का, अगर कोई स्कीम बोरिंग किया गई तो सारे लोगों को लाभ मिलेगा। कई बार इसमें रुपये निर्धारित कर दिए जाते हैं कि 10,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है। अब 10,000 रुपये से ऊपर अगर लगा है तो खुद जो लाभार्थी है वो लगा लेता है। लेकिन यहाँ पर कई बार जो पैसे का सही सदुपयोग नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट की स्कीम फेल हो जाती है। तो यहाँ पर होता यह है कि पहले आप बोरिंग करवा लीजिए और फिर हम साथ साथ में पेमेंट किया जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, है ना। तो और अगर इससे पैसा बच जाता है, बोरिंग से धनराशि अगर बच जाती है तो उसमें और आप डेवलपमेंट कर लीजिए कुछ, है ना। लेकिन नॉर्मली होता यह है कि गवर्नमेंट जितना देती है उतने में सामान्य तौर पर बोरिंग हो नहीं पाती, है ना। तो बोरिंग अगर नहीं हो पाती है तो ऊपर से अपना पैसा लोग लगा लेते हैं, उतना अनुदान ले लेते हैं, करवा लेते हैं। गवर्नमेंट विशेष तौर पर ये ध्यान रखिएगा, सीमांत छोटे किसान और SC ST के लिए योजनाएं चलाती हैं। आंकड़े आपको नहीं भी याद रहेंगे तब भी काम चलेगा, इसमें साइज लिखने की जरूरत नहीं है कि इतने मीटर से लेके इतने गहराई तक कोई आपको याद रहे या ना रहे, या इतने रुपये एग्जैक्ट दिए जाते हैं। पंप सेट क्रय के लिए भी योजना है, निःशुल्क बोरिंग की योजना तो है ही, पंप सेट के लिए भी सब्सिडी दी जाती है, मैंने आपको बताया ही। तो कुछ भी आप लिखिए तो बस ये सब टर्म याद रखिए, बाकी इसमें कुछ नहीं। अच्छा, एक आपने सुना होगा, जैसे हमने एक चीज यहाँ पर देखिए छूट गई थी, आपको मैंने बताया था कल नहरों के बारे में। तो मैप में भी आपको थोड़ा सा नहरों को दिखाना है। अगर मैप में आप नहरें नहीं दिखाएंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी मार्क्स उठाने में। मार्क्स अगर आपको अच्छे से उठाने हैं तो ये कुछ कोशिशें आपको करनी चाहिए। जैसे ये मैप यहाँ पर एक है, इस मैप का आप फोटो ले लीजिए और इसमें जो जो बांध दिए हुए हैं, बेसिकली ये जो नदियों का मैप होता है वो मैप अगर आपको बनाना आता है तो उन्हीं नदियों में, जैसे ये यमुना नदी है आपकी, ये पूरी यमुना नदी आ रही है यहाँ पर प्रयागराज तक, ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी देखिए साई नदी है, ये आपकी गोमती नदी है, ये घाघरा नदी है, ये रामगंगा है, यहाँ पर आके गंगा से मिल जाती है, ये आपकी राप्ती नदी है, ये आगे घाघरा है, पहले शारदा नाम है, फिर घाघरा नाम इसका सरयू हो गया है, ये आपकी गंगा नदी ये बहती हुई जा रही है, आगे चली जाएगी, बिहार में प्रवेश कर जाएगी। ये एक मैप तो आप सबका तैयार होना चाहिए। तो ये 2 जगह काम करेगा, एक तो रिवर वाले चैप्टर में काम करेगा उत्तर प्रदेश की नदियों, और यहाँ दूसरा काम आपको करना ये है, यहाँ पे जो बैराज है, जैसे गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर पेयजल के लिए, माता टीला बांध इसको दिखा दीजिए, मौदहा बांध, अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर ही है, मेजर जलाशय बांध बेलन नदी पर, शारदा प्रोजेक्ट ये गोमती नदी पर, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, गंडक परियोजना मैंने आपको बताया था यूपी और बिहार साथ में नेपाल में स्थित है। यूपी बिहार दोनों लाभार्थी होते हैं, यूपी बिहार की ये संयुक्त योजना है और एक देश भी इसमें नेपाल शामिल है। तो इनको मुख्य तौर पर ये मोटी मोटी बातें हैं जिनको आपको मैप में दिखा के याद कर लेना चाहिए, कंटेस्ट कर लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कौन से स्थान हैं। जैसे एक ये राजघाट, ये देखिए बेतवा नदी पर राजघाट बांध है, इसको आप लोकेट कर लीजिए, इनके बारे में कुछ कंठस्थ कर लीजिए जो बातें बेसिक बातें। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, कन्हार बांध। अब इनको जहाँ पर भी परियोजनाएं आप दिखाइए तो एक मैप आप जरूर डाल दीजिए। उत्तर प्रदेश में किसी का विकास आए तब भी आपके पास अगर स्कोप है तो मोटे तौर पर आप जानते हैं उसमें सिंचाई संसाधनों के योगदान की कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। सिंचाई संसाधन नहीं होगा तो क्या कोई अच्छी खेती हो सकती है? नहीं हो पाएगी। तो आप इन सारी चीज़ों को वहाँ पर देखिए, ठीक है। एक चीज़ और आपको बतानी थी, यहाँ पर कुछ जो हमारी परियोजनाएं हैं वो
एक परियोजना होती है लघु डाल सिंचाई परियोजना, लघु डाल सिंचाई परियोजना। तो लघु डाल जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में अगर आपसे पूछ लिया तो लघु डाल यानी कि छोटी परियोजनाएं जो होती हैं, नलकूप आधारित परियोजनाएं होंगी, छोटी नहरें, जो आप समझ सकते हैं कि बड़ी नहरें, मान लो कोई बड़ी नहर जा रही है और इस बड़ी नहर में ज़्यादा मात्रा में जल प्रवाहित हो रहा है। अब इस नहर से कई बार क्या किया जाता है, इसे छोटी नहरें निकाल दी जाती हैं। बड़ी नहर हर जगह हर खेत तक तो नहीं पहुंच सकती, तो छोटी नहरें निकाल के और इसका प्रसार कर दिया जाता है कि ये अन्य क्षेत्रों को फिर इस तरीके से सिंचित कर सकें, अन्य क्षेत्र इनसे लाभान्वित हो सकें। तो लघु डाल परियोजनाओं के अंतर्गत इनका विकास यानी कि लघु नहरों का विकास होता है, लघु नहरें आती हैं, ये लघु डाल परियोजनाएं हैं, लघु डाल सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, तो एक तो इसमें लघु नहरें आती हैं, दूसरा उन्नत नलकूप आते हैं। कोई नलकूप है उसका उन्नतीकरण कर दिया गया, उसका एरिया बढ़ा दिया गया, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। कई बार इन नहरों में पानी पहुंचाने के लिए पता चला कि इधर का जो एरिया है वो थोड़ा सा ऊंचाई पे है, तो पंप नहरों का भी विकास किया जाता है। पंप नहर, पंप करके नहरों में पानी छोड़ दिया गया यहाँ से, तो आगे ये पानी चला गया और अपना उसका उपयोग किसानों के द्वारा कर दिया। ठीक है, तो कई इसमें नहरें हैं, कई ऐसी परियोजनाएं हैं, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय नलकूप आधुनिकीकरण योजना है, उन्नत नलकूप, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके नाम याद रखिएगा। ठीक है, लघु डाल नहरों में एक धुरिया घाट पंप नहर परियोजना है, आदसड पंप योजना है, चारी है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, आदसड चारी, दो नाम याद रहेंगे आपको ना। देयूर है, देयूर, धुरिया घाट, देयूर, धुरिया घाट, ये सारी परियोजनाएं हैं, इनका बस जिक्र कर दीजिएगा तो लघु डाल सिंचाई परियोजनाओं पर कभी टिप्पणी पूछी जाएगी तो आप आसानी से कर लेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। सबसे पहले हमको जानना है कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति होती क्या है। प्रश्न है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से क्या तात्पर्य है ना? तो अगर यही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसमें क्या लिखेंगे? सूक्ष्म सिंचाई की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? अगर ये बात आप जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात की जाए तो हमारे यहाँ क्योंकि खेती का क्षेत्र ज़्यादा है, जहाँ पर जितना ज़्यादा एग्री लैंड होगा, अगर एग्री लैंड ज़्यादा है तो एग्री लैंड ज़्यादा होगा तो वाटर की डिमांड ज़्यादा होगी, यानी कि इरिगेशन, आप कह सकते हैं कि इरिगेशन के डेवलपमेंट की बात की जाएगी ज़्यादा मात्रा में। अब इसमें अगर जल की बर्बादी करेंगे तो आप पूरा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निरंतर हमारा भूजल स्तर कमजोर होता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। तो हमारे यहाँ जरूरी ये है कि जो पद्धतियाँ डेवलप की जाए वो दक्ष सिंचाई के साधन हो, दक्ष सिंचाई पद्धतियाँ हो। बात समझा रहे? दक्ष सिंचाई पद्धतियाँ हो, साधन जो हो वो दक्षता पूर्वक उसका प्रयोग किया जाए। और इन्हीं दक्ष संसाधनों में सिंचाई जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली ड्रिप और फव्वारा ये दो सिंचाई पद्धतियां हैं जिनको हम शामिल करते हैं सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के अंतर्गत, जहां पर ड्रिप के द्वारा, फव्वारे के द्वारा सिंचाई की जाती है। सबसे खास बात होती है कि इसमें जो जल की बर्बादी है वो बहुत कम होती है, इनकी दक्षता बहुत ज्यादा होती है। हर एक पौधे पर इंडिविजुअली इसमें जल पहुंचाया जाता है, सतह पर या सतह के नीचे जो सिंचाई की जा रही है तो उसमें जल की बर्बादी नहीं हो रही है, क्योंकि डायरेक्टली पौधे की जड़ पे पहुंच रहा है, पौधे की पत्तियों से होता हुआ वो टपक के नीचे चला जा रहा है। तो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई ये दोनों महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई में ये ड्रिप शब्द जो आया है वास्तव में एक ड्रिपर लगा होता है। ड्रिपर, जैसे आप ड्रिप करते हैं कोई चीज है ना, ड्रिप करते हैं ना, ड्रिप का मतलब बूंद जो है, एक ड्रिपर लगा होता है। और ये ड्रिपर एक पाइप लगा दिया गया और उसमें जैसे मान लीजिए कि ये पाइप भी लगा हुआ है,
और इसमें जल का प्रवाह किया जा रहा है और थोड़ी थोड़ी दूर पे इस पर ड्रिपर लगा दिए गए और इससे टपक रहा है जल। तो जितनी आवश्यकता होती है, आवश्यक मात्रा में जल यहां पर क्या होता है, ड्रिप होता है। आवश्यक मात्रा में होगा, बाकी आगे बढ़ जाएगा। बाकी अगर आप नालियों में बहा रहे हैं पाइप के द्वारा, अब तो पाइपों का प्रयोग किया जाता है, नालियों में बहाते हैं तो बहुत सारा जल आपका बर्बाद चला जाता है। जहाँ पे पौधे नहीं लगे हैं वहां पे भी जल जमीन के द्वारा सोख लिया जाता है। इसमें जहां पे जितनी आवश्यकता होती है पाइपों में जल एकत्रित है और वहां पे जहां पे जितनी जरूरत वहां पे उतना टपक रहा है। टपक सिंचाई भी इसको बोलते हैं और सीधे ये पेड़ों की जड़ों में पहुंच रहा है, फालतू का बर्बाद नहीं हो रहा है। पंप से इसको प्रेसित किया जा रहा है, जब तक आप चाहेंगे उसको चलाएंगे, फिर आपने बंद किया पंप तो वो ज्यादा बंद होगा। ठीक है, इसका जो ये पंप का ये जो पाइप लगाया गया, पंप तो एक जगह लगा दिया जाएगा और इससे इस पाइप को कनेक्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि ये पंप है और इसको जैसे जो फसल लगी है उसके ऊपर पूरा फैला दिया जाता है इसका जाल। कुछ दूरी पे 4 फीट 5 फीट पे पाइप ऐसे लगा दिए जाते हैं, जहां पे जितनी जरूरत होगी वहां पे उतना जल पहुंचा दिया जाता है। अब इससे फायदा क्या हुआ, दक्ष साधन क्यों माना जा रहा है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की पानी की बर्बादी नहीं हुई। जितना जल गया वो डायरेक्टली कहाँ पे गया, डायरेक्टली गया पेड़ों की जड़ों में, तो पेड़ों की जड़ों में पहुंचा, पेड़ों को फायदा मिला और इधर उधर बर्बाद नहीं हुआ। 2 चीजें होंगी, इस पंप को कम मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, यानी कि ऊर्जा की बचत होगी, धन की बचत होगी। आप कहेंगे कि पंप को और इस जाल बवाल को फैलाने में, पूरा ये पाइप फैलाने में तो पैसा लगेगा, एक मुश्त धन आपका लगेगा, लेकिन धन की बचत बाद में ये होगी क्योंकि कम देर तक आपका पंप चलेगा। तो अगर विद्युत से चल रहा है तो विद्युत खपत कम होगी, डीजल पंप आपका है तो डीजल की खपत कम होगी और ये ज़्यादा इफेक्टिव भी है। कभी कभी ज़्यादा पानी भी पेड़ों को नुकसान कर जाता है, यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपकी ड्रिप सिंचाई है, ठीक है, ड्रिपर लगा होता है इसीलिए ड्रिप सिंचाई इसको कहा जाता है। दूसरा फवारा, जैसे फवारा आप देखते हैं, फवारे का काम है पानी को फैला देना, छोटे छोटे बूंदों में इसको दबाव दिया आपने, प्रेशर दिया, फुहारा बन गया। जैसे आप स्प्रे करते हैं कोई भी चीज़, फुहारे की तरह वो निकलती है। यानी कि फुहारे का जो कॉन्सेप्ट है स्प्रिंकल, ये स्प्रे से संबंधित है। स्प्रिंकल का मतलब ये स्प्रे किया जा रहा है ना। तो वर्षा जल से जैसे सिंचाई होती है तो क्या होती है, बूंदे बूंदे ये पड़ रही है या झीसी पड़ती है, झीसे देखते बहुत हल्की हल्की बूंदें पड़ती हैं, इनकी बारिश हो रही है, तो ठीक वैसा ही कुछ इसमें भी बूंदों का प्रसार होता है और फैल के बूंदें कहाँ पर गिरती हैं, पेड़ों के ऊपर पत्तों पर गिरती है ना। यहाँ पर भी हो सकता है कि वो बूंद गिर रही है ड्रिप, तो वहाँ पे पत्ते आ जाए, लेकिन यहाँ पे तो पूरा ऐसे फैला के गिराया ही जाता है। बूंदों का आकार दबाव के हिसाब से कम ज़्यादा कर दिया जाता है, पाइप से जोड़ के ऐसे फुहारे लगा दिए जाते हैं, जगह जगह पर फुहारे लगे होते हैं, पाइप बढ़ता रहता है। पतले पाइपों का नॉर्मली इसमें उपयोग किया जाता है, इसके अपेक्षा के थोड़े मोटे पाइप होते हैं और प्रेशर से उनको फुहारे में बदल दिया जाता है। पंप यहाँ पर भी लगाया जाता है या टंकी ऊपर बना दी गई, छोटा एरिया है, मान लीजिए आपको छोटा फूल की आपने एक बाग लगा रखी है, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में आपको बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ज़्यादा एरिया भी नहीं है, तो आपने टंकी में भर दिया ऊंचाई पे, उसके प्रेशर से भी चलेगा, लेकिन नॉर्मली पंप का उपयोग इसमें भी किया जाता है। ठीक है, हवा में उड़ती हुई बूंदें आके पत्तियों पे पड़ती हैं, उनके रंध्रों में शामिल होती हैं और सीधे जाके फिर नीचे जड़ों में भी चली जाती हैं, बहके तो जाएंगी। ठीक है, तो ये पेड़ों को मिल रही, लेकिन अब पता चला कि ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे हवा बहुत तेजी से चल रही है। तो हवा अगर तेज चल रही है और आपने फुहारे छोड़े, स्प्रिंकलर सिंचाई का प्लांट लगा रखा है, तो हवा अगर तेज है तो ये उड़ के बूंदें इधर उधर चली जाएंगी। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लगातार तीव्र गति से हवा चल रही है, ऐसे क्षेत्रों में इसका प्रयोग आप नहीं कर पाते हैं, वहाँ के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होती, वहाँ पर फिर जल की बर्बादी होने लगती है। बात समझ में, वहाँ पर जल की बर्बादी होने लगती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ तेज हवाएं चलेंगी वहां पर जल की बर्बादी होगी, तो उसके लिए ये अनुकूल नहीं होता। सूक्ष्म सिंचाई के लाभों को अगर टू द पॉइंट आप देखने की कोशिश करें तो जल का समुचित उपयोग, समान वितरण हो जाता है, गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार हो जाता है। ये टू द पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं। हमने कहा ऊर्जा, चाहे वो आप डीजल पंप चलाएं चाहे इलेक्ट्रिक पंप चलाएं, तो ऊर्जा यहाँ पर आप बिजली से ज़्यादा अच्छा लिख लीजिए, ऊर्जा की बचत होती है। अब ऊर्जा चाहे डीजल इंजन चला रहे हैं, डीजल पंप चला रहे हैं, चाहे विद्युत से चला रहे हैं, दोनों तरीकों। और सिंचित जल के साथ उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं।
मान लीजिए कि पाइप में आप चाहे ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं चाहे स्प्रिंकलर सिंचाई कर रहे हैं, और इसमें आपने वहीं से इंजेक्ट कर दिया और खरपतवार नाशी भी डाल दिया, जहाँ पर आपने कोई उर्वरक जो लिक्विड फॉर्म में है उसको डालना है डाल दिया, तो इसका भी प्रयोग करके आप पेड़ों तक उसको पहुँचा सकते हैं। सिंचाई भी हो गई, अलग से आपको किसी संसाधन का उपयोग नहीं करना पड़ा, और सिंचाई के साथ साथ में यहाँ पर आपका कीटनाशक खरपतवार नाशक जो भी आपने डाला वो पहुँच गया। तो संसाधन ऊर्जा की बचत होती है, समय की बचत होती है। खरपतवार नाशों की बढ़ोतरी में कमी भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सीमित मात्रा में जल दिया जाता है पेड़ों को। जब जल ज़्यादा होता है अधिक मात्रा में, तो पेड़ ने तो जितना जरूरी है वो ले लिया, बाकी जो बचा हुआ जल होता है उससे घास फूस खरपतवार ये सब निकलते हैं। तो खरपतवार जब ज़्यादा जल पाएंगे ही नहीं, भाई घास वहीं लगती है जहाँ पे कुछ जल की मात्रा होगी, नमी होगी। तो अब जब वो जल उतना ही मिला है जितना पेड़ को चाहिए, फालतू जल है नहीं, तो खरपतवार नाशी भी खरपतवार भी ज़्यादा नहीं निकलेंगे, तो खरपतवार नाशी का प्रयोग भी कम होगा। खरपतवार नाशी का प्रयोग कम होगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो खाद्य श्रृंखला है उस पर भी दुष्प्रभाव कम पड़ेगा। मृदाओं पर भी प्रभाव, जो इनका कुप्रभाव पड़ता है वो कम पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये खरपतवार नाशी हो, उर्वरक हो, अगर इनकी ज़्यादा मात्रा में मृदा को प्राप्ति होती है तो वो एक तो हमारे फूड चेन में आ रहा है, दूसरा मृदा के लिए भी ठीक नहीं है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं का तरल रूपों हेतु, विभिन्न प्रकार की मृदाओं का तरल रूपों में उपयुक्त होता है। तरल रूप यानी कि लिक्विड फॉर्म में इसको आप कोई भी, हमने बताया ना खरपतवार नाशी उर्वरक, ये भी आप डाल सकते हैं। और कोई भी मृदा हो, हर मृदा में आप वहाँ पे मात्रा नियंत्रित कर सकते हैं। तो हो सकता है कोई मृदा हो जहाँ पे कम जल की जरूरत हो, तो आपने कम जल स्प्रिंकल या ड्रिप कर दिया, जहाँ पर ज़्यादा किया ज़्यादा कर दिया। तो हर तरीके की क्षेत्र के लिए, हर तरीके की मृदाओं के लिए यह अनुकूल। मृदा लवणीकृत के प्रति या लवणीकरण आप लिखिए, यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा। मृदा लवणीकरण के प्रति सहनशीलता में वृद्धि हो जाती है, या आप ऐसा कर सकते हैं मृदा में लवणीकरण के प्रति सहनशीलता में वृद्धि हो जाती है। खास करके ड्रिप सिंचाई में पौधों की जड़ पर अधिक नमी बहनी रहती है, और अधिक नमी बनी रहने के कारण ऐसा संभव हो पाता है ना। जो लवणीय मृदा है, जब पेड़ों की जड़ों में नमी बनी रहती है तो सहनशीलता उसमें लवणीकरण के प्रति बढ़ जाती है। जो लवणीकृत मृदा है वो सहनशील मृदा के तौर पर डेवलप हो जाती है, उसका कुप्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं तो उसमें फसल उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो ये पूरा एक आप कह सकते हैं कि इसका फायदा है। प्रश्न नोट करिए, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सूक्ष्म सिंचाई से क्या तात्पर्य है, उसके लाभ बताइए। प्रश्न नोट कर लीजिए, सूक्ष्म सिंचाई से क्या तात्पर्य है, उसके लाभ बताइए। ठीक है, प्रदेश में जब सूक्ष्म सिंचाई पूछी जाएगी तो उसके लिए थोड़ा सा आपको और जानना पड़ेगा, और वो आपको जानना ये है कि हमारे यहाँ पर जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ हैं, है ना, तो वो कौन कौन सी हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, मतलब कौन सी योजनाएं हैं जिनके तहत सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का विकास किया जा रहा है। तो इसको तो आपको थोड़ा सा और मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से आप इतना तो कर ही रखते हैं कि सूक्ष्म सिंचाई से क्या तात्पर्य है और इसके लाभ गिनाइए। ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं वरन वैसे भी प्रश्न आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब सूक्ष्म सिंचाई की परियोजनाएं हमको देखिए कि सूक्ष्म सिंचाई की कौन कौन सी परियोजनाएं दोनों तौर पर इंकॉर्ड करते हैं। एक हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है, हमारे यहाँ क्या पूरे देश में चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, और हमारे यहाँ 75 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लागू है, 8 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर्ड है। सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था इसमें करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है, और इसके लिए गवर्नमेंट 90% का अनुदान देती है, सब्सिडी देती है 90% का। कुल पहाड़ स्प्रिंकल सिंचाई योजना, एक है अर्जुन जलाशय। अर्जुन जलाशय से जल ले लिया गया। जल कैसे लिया गया? अर्जुन जलाशय में एक लगाया गया यहाँ पर पंप, और उस पंप के माध्यम से पूरा आसपास के एरिया में पाइपों का जाल बिछाया गया, और उस पंप के माध्यम से उस पाइप में जल भेज दिया। तो पूरा यहाँ पे ये पड़ता है आपका महोबा डिस्ट्रिक्ट, पान की खेती वहाँ होती है ना, तो वहाँ पर कुल पहाड़ एक एरिया है। तो उस क्षेत्र में जो कुल पहाड़ क्षेत्र है, कुल पहाड़ क्षेत्र में सिंचाई संसाधन इस तरीके से डेवलप कर दिए गए हैं, कुल पहाड़ क्षेत्र को इसका लाभ मिला है। मसगांव और चिल्ली स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली, ये परियोजनाएं चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा,
ठीक है, तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं ये अगर पूछा जाएगा तो आप ये लिखेंगे। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है तो इनको बस मेंशन कर देंगे, सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई परियोजना, मसगांव चिली स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, सहजाद स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, इस तरीके की योजनाएं चलाकर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का विकास किया गया है, इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। मसगांव और चिली पर इतना याद रखना है कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र से रिलेटेड है। जो बुंदेलखंड पैकेज है, बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत ये सिंचाई परियोजना का विकास किया गया। बुंदेलखंड में जल की बहुत कमी, तो बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत इसका विकास किया जा रहा है। सहजाद स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, बेसिकली ये जो परियोजना है ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल है? ललितपुर की कुछ क्षेत्र हैं जिनके गाँव में ये स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का विकास ये किया गया है। कुछ उदाहरण बस आपको ध्यान में होने चाहिए, इससे आपका आंसर जो है वो रिच हो जाएगा। तो इतने उदाहरण आपके काफी, ठीक है। अब जैसे प्रश्न आपसे पूछा गया इतना ही कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से क्या तात्पर्य है, इसके लाभ बताइए, तो आप अपना लिख के छोड़ दीजिए, पद्धति को परिभाषित करिए कि इसमें बेसिकली सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। ऐसे आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अत्यधिक जल की मांग के कारण दक्ष सिंचाई संसाधनों का विकास होना अति आवश्यक है, और दक्ष सिंचाई संसाधनों के तहत सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अति महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत ड्रिप सिंचाई व्यवस्था और फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को शामिल किया जाता है। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत ड्रिपर द्वारा एक निश्चित अंतराल पर जड़ों में आवश्यक मात्रा में जल पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। ठीक इसी तरीके से फव्वारा सिंचाई व्यवस्था में दबाव युक्त जल को एक निश्चित क्षेत्र में स्प्रे किया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के निम्नलिखित लाभ हैं और आपने 5-7 लाभ गिना दिए। बाई द वे प्रश्न का रूप बदला और ऐसा लिख दिया गया कि उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, या उत्तर प्रदेश में इसके विकास को समझाइए। तो आपने उसको मेंशन कर दिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मसगांव और चिली स्प्रिंकल, सहजाद स्प्रिंकल और कुल पहाड़, इन योजनाओं को लिख के और ये थोड़ी बातें वहां से मेंशन करके कि ये होती कैसी योजना है और थोड़ा थोड़ा इसमें एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और वो है उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो उत्तर प्रदेश की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, अच्छा सबसे पहले आप ये जानिए कि ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या है। बहुउद्देश्य यानी कि एक से अधिक उद्देश्य। इसका उद्देश्य सिंचाई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसका उद्देश्य पेयजल की व्यवस्था करना भी हो सकता है। इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन भी हो सकता है। कई उद्देश्यों से जिसका विकास किया जा सकता है। यहां पर मत्स्य पालन भी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य कहीं पे बाढ़ नियंत्रण भी हो सकता है, कहीं पे सूखा नियंत्रण भी हो सकता है। किस उद्देश्य से किया गया है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का बहुत सारा उद्देश्य हो सकता है क्योंकि नाम ही इसका बहुउद्देशीय है। सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, डायमेंशंस खोलना सीखिए आप। मल्टीपर्पज, कोई एक उद्देश्य नहीं है। एक उद्देश्य नहीं है तो इस योजना की सबसे बड़ी बात जो होती है, व्यय बहुत होता है, बड़ी परियोजना होती है, बड़ी परियोजनाएं होती है। लेकिन लाभ ये होता है कि इसको लगाने के बाद में एक आप कह सकते हैं बहुसंख्य लोगों को लाभ मिलता है। बड़ी संख्या में इसके क्या होते हैं? लाभार्थी भी होते हैं। बड़ी संख्या में लाभार्थी होते हैं। डेवलप करने में समय भी ज्यादा लगेगा, बजट भी लगेगा। ऐसी कई सारी परियोजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में, जैसे एक इसमें परियोजना है आपकी रिहंद परियोजना। कौन सी परियोजना है? रिहंद परियोजना। चलिए इसको देखते हैं। रिहंद परियोजना 1962 में इसका कार्य पूरा हुआ। 1962 में ये पूर्ण हो गया। सोनभद्र जो पड़ता है,
सोनभद्र का एक स्थान पड़ता है पिपरी। कौन सा स्थान पड़ता है? पिपरी। तो पिपरी में ये स्थित है। जो नाम रखा गया है, ये सोन की सहायक एक नदी है, और सोन की सहायक नदी है रिहंद, उसी पर यह परियोजना स्थित है। रिहंद बांध बनाया गया है, रिहंद जल विद्युत गृह बनाया गया है, ओबरा बांध, दो है इसमें, इसको आप दो भागों में बांटिए। एक आप यहां पे लिखिए रिहंद, और एक यहां पर लिखिए ओबरा। रिहंद डैम बनाया गया है, और रिहंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसमें लगाया गया है, एच फॉर हाइड्रो। और ठीक यहां पर एक डैम, और ये ओबरा जल विद्युत गृह भी इसी का घटक है, और रिहंद तो है ही है। सिंचाई भी की जाती है। उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना, सिंचाई भी हो जाती है, जल विद्युत का उत्पादन भी हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? दोनों तरीके से इसके लाभ हैं। बाढ़, सूखा, इन क्षेत्रों पे नियंत्रण भी हो जाता है। जहां पे जल अधिक था वहां के पानी को कंट्रोल कर लिया गया, जहां पे जल कम था, सूखा पड़ता था, वहां पे जल को भेज के उस आपूर्ति को पूरा कर दिया गया, मतलब सूखा खत्म हो गया। ठीक है। बाकी मत्स्य पालन किया जाएगा, पर्यटन के लिए डेवलप हो जाएगा, है ना, जल परिवहन का विकास कर लिया जाएगा जरूरत पड़ेगी तो। गोविंद बल्लभ सागर यहाँ पर जलाशय है, और ये आयतन के आधार पर सबसे बड़ा गोविंद बल्लभ पंत सागर ये जलाशय है, यहाँ का रिजर्वायर। तो यहाँ पर ये आयतन के हिसाब से देखा जाए, आयतन में इंडियाज लार्जेस्ट, भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, रिहंद बांध का यही जलाशय। दूसरी एक परियोजना है, इसको देखते हैं। ये परियोजना है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना पहले भी आपने सुना होगा, पीटी में भी पढ़ा होगा। बेतवा नदी पे ये पड़ती है, ललितपुर के पास पड़ती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये सम्मिलित परियोजना है। एमपी और प्लस यूपी, इनकी ये सम्मिलित परियोजना है। यहां पे जल विद्युत का उत्पादन विशेष तौर पे, ये जल विद्युत उत्पादन यहाँ पे नहीं किया जाता है, मतलब सॉरी किया जाता है, लेकिन विशेष तौर पर ये जो परियोजना है ये सिंचाई के तौर लिए जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर आपका इरिगेशन का डेवलपमेंट भी होगा और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी, इसका भी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन विशेष तौर पर इरिगेशन पे इसमें ध्यान था। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही क्षेत्रों में जो आसपास के स्थित जिले हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है। बेतवा नदी पर यहीं पे माता टीला बांध, आपने अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, तो ये सब आप इसी में लिखेंगे। जैसे माता टीला बांध है, आपको दिखाना है तो आप बेतवा नदी पर, ये राजघाट बांध है, ये माता टीला बांध है, ये दोनों बनाए गए। अपर और लोअर ये आपको देखना है। ठीक है। निचले प्रवाह में माता टीला बांध, क्योंकि इसका बेतवा का निचला प्रवाह इधर है, तो ये अपर हुआ और ये निचला प्रवाह हुआ, तो ये माता टीला बांध निचले प्रवाह, बेतवा इधर से आ रही है ना, तो इसका निर्माण किया गया है। परीक्षा बांध है, दुखवा बांध है, ये सब इसमें बनाए गए हैं। अगला ये देखिए माता टीला बांध, झांसी जो एरिया पड़ता है, तो झांसी में ही ये माता टीला बांध पड़ेगा। 1958 में झांसी में इसका निर्माण किया गया, माता टीला बांध का। और ये बेसिकली सिंचाई के लिए, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, सिंचाई के लिए वहां पर इसका विकास किया गया है। जल विद्युत का उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है। 30 मेगावाट का यहाँ पर एक प्लांट लगा है, और बाकी नहरें निकाली गई हैं बहुत सारी, ये सारी चीजें तो हैं। शारदा सागर परियोजना, ये जो परियोजना है ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे इसका विकास हुआ है। इंडो नेपाल बॉर्डर,
है ना, इंडो नेपाल बॉर्डर पे इसका विकास हुआ है। और हमारे यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वह है पीलीभीत। कौन सा जिला है? पीलीभीत। पीलीभीत जिले में ये मिलता है, आपको मिलती है ये परियोजना, शारदा सागर परियोजना। ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन सबके बारे में और आपका मेंस का आंसर बन जाएगा। बाण सागर बांध परियोजना, क्या लिखेंगे इसमें? इसमें विशेष तौर पर अलग से टिप्पणी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन बाय द वे पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे? तीन चीजें तो एक ध्यान रखिए कि यूपी, एमपी और बिहार, ये तीन स्टेट याद रखिए। तीन चीजें क्या? एक बात ये है, यूपी, एमपी और बिहार, इसी के बीच में ये प्रस्तावित परियोजना है। और 2018 में, अब तीन स्टेट से जुड़ी है तो आप इसको कह सकते हैं नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय परियोजना के तौर पर इसको घोषित किया गया है, क्योंकि तीन तीन स्टेट इससे लाभान्वित हो रहे हैं। सिंचाई, जल विद्युत, इसका दोनों कवर करने का उद्देश्य है। एक विस्तृत नहर तंत्र का निर्माण किया जाएगा। बाण सागर बांध से मिर्जापुर की नदियों में पानी लाया जाएगा। मिर्जापुर और प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र इससे लाभान्वित होंगे, उनकी सिंचाई की जाएगी। बाकी जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। 2018 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा इसको दे दिया गया। ठीक है, अर्जुन बांध, अर्जुन बांध मैंने आपको दिखाया था अभी। महोबा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, महोबा, महोबा डिस्ट्रिक्ट में, और खास करके महोबा के साथ में एक और नोट कर लीजिए, हमीरपुर, वहां पे एक स्थान पड़ता है चरखारी, महोबा में, तो वहीं पर यह अर्जुन बांध स्थित है। इस स्थान का नाम है चरखारी, इसका विकास किया गया है वहां पे। रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय नाम ही लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है 6 स्टेट इसमें शामिल है। यूपी है, हरियाणा है ना, दिल्ली है, राजस्थान है, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेट है। इन 6 स्टेट की रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना एक सम्मिलित परियोजना है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये पेयजल मुहैया कराना, पेयजल उपलब्धता इसका मुख्य उद्देश्य है। कई परियोजनाएं हैं, लखवर परियोजना, किसाऊ परियोजना है ना, टोंस नदी पर किसाऊ परियोजना पड़ती है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रेणुका जी परियोजना गिर नदी पे पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। तो इन सारी परियोजनाओं को सम्मिलित करके ये सारी पेयजल उपलब्धता की योजनाएं हैं, और इन स्टेट्स में इसका लाभ दिया जाता है। हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज आपका कभी पूछ लिया जाए वैसे तो याद रखिए कि हथनी कुंड बैराज पड़ता है आपका यमुनानगर में। यमुनानगर में, यमुनानगर कहाँ पड़ता है? यमुनानगर ये आपका पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो यमुना नदी पर, यमुनानगर में भी है, और ये बैराज जो है ये नदी भी यमुना ही नदी है, यमुना रिवर पर भी पर ही ये पड़ता है। ठीक है, और वहां पर इस बैराज का जो निर्माण किया गया है, बेसिकली वहां पर सिंचाई, यमुना नहर को जल इससे दिया जाता है, सिंचाई संसाधनों का विकास इसके तहत किया गया है। शारदा यमुना लिंक नहर, अब ये जो परियोजना है नहर के नाम पर आप जान रहे हैं, ये अभी प्रस्तावित की गई है यमुना के जल की कमी को दूर करने के लिए, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। यमुना में जल इससे डाला जाएगा, शारदा नदी का जल लाके, इधर से शारदा नदी बह रही है, यहाँ पे यमुना, और इसको एक नहर बनाया जाएगा, एक कैनाल का विकास किया जाएगा, और इसका जल लाके यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो यमुना नदी में जल कम है, 384 किलोमीटर का ये डेवलपमेंट होगा, और इससे इसमें जल की आपूर्ति की जाएगी। टनकपुर जो पड़ता है उत्तराखंड में, वहां से उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर में ऐसे कनेक्टिविटी करके जल प्रवाहित की करके इसमें जल
पूर्ण किया जाएगा। यमुना जो सूख रही है तो मृत प्राय ना हो जाए, इसलिए ऊपरी प्रवाह से ऐसे डाला जाएगा जिससे नीचे भी प्रवाहित हो, तो वहीं पर जोड़ दिया जाएगा मुजफ्फरनगर के पास में। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश का झांसी है, बांदा है, महोबा है, ललितपुर है, ये सब जिले पूरे लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश के भी मैंने बताया था, टीकमगढ़ है और आसपास के जो जिले हैं वो सब लाभान्वित होंगे। तो पन्ना जिला है वो भी लाभान्वित होगा। नहरों का भी विकास किया जाएगा, लिंक किया ही जा रहा है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना में से है, मतलब पहली है। तो ये आप लिख देंगे। कहीं भी आपसे प्रश्न नोट कर लीजिए, आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं या उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर चर्चा कीजिए, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताइए, तो आप इनको मेंशन करके इतनी बातें लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। बाकी मैंने प्रश्न आपको बताए थे कि और कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या कीजिए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। ये सारे प्रश्न जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी मैंने देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके पास ये हो जाएगा और आप इनका आंसर लिख के नीचे टेलीग्राम का एक ग्रुप दिया है उसमें भेजिएगा। और हमारा आंसर राइटिंग का भी कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम को आप ज्वाइन करके डेली उसमें आपको आंसर दिए, क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर उसके मॉडल आंसर दिए जाते हैं, और इससे अच्छा कोई तरीका मेंस पास करने का नहीं हो सकता है। उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए कभी, तो आप 6307281212 इस पर आंसर राइटिंग लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। आपको बहुत ही अच्छा इसमें, मतलब इसमें जो लोग हैं वो सेलेक्टेड लोग हैं, मेंस रेगुलर देने वाले लोग हैं, यूपीएससी और पीएससी का अच्छा स्कोर करने वाले लोग हैं, उन लोगों के द्वारा इसको पूरा लिख के और आपको तक पहुंचाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी क्वालिटी होगी। और बाकी हम लोग हैं जो उस पर लगातार आपको गाइड भी करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसका आपको ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर आप इसको लिख के भेजना चालू करिए। वहाँ पे आंसर राइटिंग वैसे भी होती रहती है, तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर आप ले लीजिए, है ना, ज़रूरी है आपके लिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं उत्तर प्रदेश में अगले चैप्टर में। हम डिस्कस करेंगे, मृदा डिस्कस कर लेंगे, मृदा को भी करना ही है हमको, तो मृदा कर लेंगे, फिर मृदा के बाद में कृषि पे आएंगे। तो मृदा डिस्कस हो उसके पहले ये सारा तैयार हो जाना चाहिए, और मृदा को पढ़ के आइएगा। थैंक यू सो मच।